जिसे हम मनुष्य की बुद्धि कहते हैं, उससे 9 गुनी ताकत का अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड भीतर बैठा हुआ है। आपको मैंने समझाया कि क्रोध बुरा है, आपकी समझ में आ गया। लेकिन जिस बुद्धि की समझ में आया उसने कभी क्रोध किया ही नहीं। उस बुद्धि के पीछे जो 9 हिस्से परत हैं अचेतन की, अनकॉन्शियस की, क्रोध वहां से आता है। ऐसा समझ लें कि मैं एक मकान में रहता हूं, दरवाजे पे एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया नहीं, और जब भी दरवाजे पे कोई उपद्रव होता है तो घर के भीतर जो मालिक रहता है वो बंदूक लेकर दरवाजे पे आके उपद्रव करता है। और जब भी कोई उपदेशक समझाने आता तो उस पहरेदार को पकड़ के समझाता है कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मेरी भी समझ में आता है, मैं भी देखता हूं कि जब उपद्रव होता है वो मालिक भीतर से आता है तो भारी खून खराबा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूं, मेरी समझ में बिल्कुल आता है। मगर ये उपदेशक को पता नहीं कि जिसको वो समझा रहा है उसने कभी उपद्रव किया नहीं, और जिसने उपद्रव किया है इस पहरेदार से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वो मालिक बंदूक लेके आता तब ये पहरेदार हाथ पर झुका के, सिर झुका के उसके चरणों में पड़ जाता है, क्योंकि वो मालिक है। और जब वो चला जाता तब पहरेदार अपनी कुर्सी पे बैठ के झपकी खाता रहता और सोचता है कि बहुत बुरी बात है, क्रोध होना नहीं चाहिए। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं, अगर हम आपके मन के 10 खंड कर दें तो 1 खंड समझ का है और 9 खंड अंधेरे में पड़े। जीवन का सारा उपद्रव अंधेरे खंडों से आता है। जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है तो आपके उन 9 हिस्सों से आती है। और जब ब्रह्मचर्य की आप किताब पढ़ते हैं तो वो 1 हिस्सा पढ़ता है, पहरेदार। आप ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ के रख देते हैं, बिल्कुल जज जाती है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस जचने से कुछ नहीं होता। जब वो भीतर के 9 हिस्से काम वासना से भरते हैं तब इस 1 हिस्से की कोई ताकत नहीं है, वो इसको एक तरफ हटा के बाहर आ जाते हैं। इसके जुम्मे एक ही काम है कि जब वक्त मिले तो समझने का काम करे, और जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करे। ये जो 1 हिस्सा मन है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ध्यान रहे कि मन में जितना गहरा हिस्सा होता है उतना ताकतवर होता है। परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर ताकत नहीं होती, ताकत सेंटर में होती है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं वो हमारी सरकमफ्रेंस है, परिधि है, घर के बाहर का परकोटा है। वहां कोई खजाने नहीं रखता। खजाने तो उस तिजोरी में दबे होते हैं जो घर का भीतरी से भीतरी अंतरंग है। तो हमारे जीवन की ऊर्जा तो अंतरंग में छिपी है, और बुद्धि हमारे दरवाजे पर खड़ी है। इसी बुद्धि से पढ़ते हैं, इसी बुद्धि से सुनते हैं, इसी बुद्धि से समझते हैं। तो लाओ से जब कहता है समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाता है, तो वो कह रहा है उस सेंटर की समझ में आ जाए, वो जो आपके भीतर अंतरस्थ बैठा हुआ अंतिम मालिक है उसकी समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाती। अब हमारी कठिनाई भी स्वाभाविक है, वास्तविक है कि हमें लगता है समझ में आ गया, फिर क्रांति तो होती नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और इस किती जणांना हा प्रश्न पडतो रेग्युलरली की समजतो तर आहोत आपण, पण ज्या प्रकारचे रिझल्ट यायला पाहिजे ते येत नाही आहे. आपण त्या सगळ्या गोष्टी करतोय पण पाहिजे तसे रिझल्ट येत नाही. मला वाटतं खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. आणि जिकडनं ओशोनी सुरुवातच केली की आपण त्या पहरेदाराला समजवतोय, त्या मनामध्ये, सचेतन मनामध्ये जे आहे त्याला आपण काही गोष्टी देण्याचा प्रयत्न करतोय. पण जर जसं लावजूनी आता सांगितलं ट्रान्सफॉर्मेशन यायचं असेल तर मनाच्या गाभाऱ्यामध्ये, ओके, जो 10वा लेअर आहे कांद्याचा, जसा आपण एक एक लेअर काढत जातो आणि मग आतल्या लेअरमध्ये पोचतो, तसं त्या 10व्या लेअरनी जेव्हा आपण जे सांगतोय ते मान्य केलं तर खरं ट्रान्सफॉर्मेशन येणार आहे. आणि दुर्दैवाने तिथे पोचण्यापर्यंत जे सातत्य ठेवायला पाहिजे ना, ते बरेच लोक ठेवत नाहीत, आणि म्हणून जसं पाहिजे तसं ट्रान्सफॉर्मेशन येत नाही असं मला वाटतं. लेट्स गो अहेड. तथाकथित समझ से और एक उपद्रव शुरू होता है। वो उपद्रव ये होता है कि अब हम द्वैत में पड़ जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कभी होता नहीं, होता वही है जो भीतर से आता है। और फिर आखिर में पश्चाताप और दीनता और हीनता मन को पकड़ती, और अपनी ही आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। और उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, किसी कीमत का नहीं। तो ये जो समझ है हमारी, अल्लाह से इसके संबंध में नहीं कह रहा है, ये इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये धोखा है समझ का। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर वृक्ष को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते, हम जाके वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़काएं, फिर फूल ना आए। तो हम कहें कि हमने तो जल छिड़का, फूल नहीं आए, जाहिर है कि जिसने कहा था गलत था। और या फिर हमने जो जल छिड़का वो जल न था। स्वभावतः हमारे सामने सवाल उठेगा फूल तो नहीं आए, लेकिन जिसने कहा था वृक्ष को
जल मिल जाए तो फूल आ जाते हैं। उसने कहा था वृक्ष की जड़ों को, रूट्स को। ये मजे की बात है कि वृक्ष के पत्ते को आप जल दें तो जड़ों तक नहीं पहुंचता, जड़ों को जल दें तो पत्ते तक पहुंच जाता है। क्योंकि पत्तों के पास कोई यंत्र नहीं है कि जड़ों को रूट्स तक पहुंचा दे, जड़ों तक पहुंचा दे जल को। जड़ों के पास यंत्र है। जड़ें केंद्र हैं वृक्ष की, पत्ते तो परिधि हैं। इसलिए पत्ते रहें कि गिर जाएं नॉन एसेंशियल है, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। लेकिन जड़ें चली जाएं तो दूसरी जड़ें लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो दो बात समझ लें। एक तो यह कि जिसको आप समझ कहते हैं वो केवल तार्किक, शाब्दिक, बौद्धिक है, आंतरिक नहीं, आत्मिक नहीं, समग्र नहीं। आपके प्राणों तक वो जाती नहीं। और इसलिए खूपच जबरदस्त मला वाटतं. ओके. बऱ्याच वेळेला आपण पानांना पाणी देतो आणि अपेक्षा करतो की झाड वाढेल, पण ते पोचायला पाहिजे मुळापर्यंत. आणि मुळापर्यंत जोपर्यंत गोष्टी पोचत नाहीत ना, तोपर्यंत ट्रान्सफॉर्मेशन येत नाही. माझी जी अंडरस्टँडिंग आहे, मला असं वाटतं आपल्या प्रत्येकाचं जे पर्पज आहे, जे आपल्याला आयुष्यात अचीव करायचं आहे, ते आपलं मूळ आहे. आणि त्या मुळाला जर आपण खतपाणी घालत राहिलो, तिकडे जर वैचारिक गोष्टी पोचवत राहिलो, तर त्याचे रिझल्ट आपल्याला ओव्हरऑल आयुष्यात दिसतील. मला वाटतं आपण नको तिकडेच एनर्जी देत राहतो आणि मग पाहिजे ते रिझल्ट आपल्याला येत नाही. त्यामुळे लॉजिकल लेवलला आपलं बरंचसं गोष्टी चाललेल्या असतात. तार्किक लेवल जी ओशो आता म्हणतात, ओके. अंडरस्टँडिंग लेवलला आपण बऱ्याच गोष्टी करत असतो, पण ज्या डीपर लेवलला ट्रान्सफॉर्मेशन यायला पाहिजे, जिथे बदल व्हायला पाहिजे ना, तिकडे जे काम व्हायला पाहिजे ते होत नाही. आणि मग आपण म्हणतो की मी पाणी तर भरपूर घालतोय पण रिझल्टच येत नाहीत. कदाचित आपण पाणी चुकीच्या जागी घालतोय आणि पाणी कुठे घालायचं त्याचं खूप मस्त क्लॅरिटी आता पुढे ओशो आपल्याला देतील. लेट्स सी. ये रूपांतरण नहीं होता, बात बिल्कुल समझ में आ जाती है और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करें, वो समझ हम कैसे लाएं जो समझ जड़ों तक जाए। हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ की है, ये तथाकथित जो समझ है। गणित सीखते हैं इसी बुद्धि से, भाषा सीखते हैं इसी बुद्धि से, काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि आपके भीतर के केंद्र का कोई विपरीत गणित नहीं है, नहीं तो काम नहीं चलता। आपके इनरमोस्ट सेंटर का अपना अगर कोई मैथमेटिक्स होती तो आपके स्कूल कॉलेज सब दो कौड़ी हो जाते, लेकिन उसके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं, भीतर से कोई विरोध नहीं होता, आप 2 2 4 जोड़ते रहें, भीतर कोई कहने वाला नहीं कि 2 2 5 होते हैं। अगर भीतर का मन कहने को होता कि 2 2 5 होते हैं तो सारी यूनिवर्सिटीज कचरे में पड़ जाती हैं, आप 2 2 4 नहीं जोड़ पाते, जब भी जोड़ने जाते 5 लिखते। इसलिए विश्वविद्यालय सफल है, काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी ईजाद है, भाषा हमारी ईजाद है, जो भी हम सिखा रहे हैं स्कूल में वो आदमी की ईजाद है। अगर हम आदमी को न सिखाएं तो वो आदमी में होगा ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को भाषा ना सिखाएं तो वो बच्चा अपने आप भाषा नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक बच्चे को क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रोध सीख लेगा। अगर हम एक बच्चे को गणित ना सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वो गणित सीख ले। लेकिन सेक्स या काम वासना सिखाने के लिए किसी विद्यापीठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जंगल में डाल दो, खड्ड में, वहां भी वो सीख लेगा। सीख लेने का सवाल नहीं, वो भीतर से आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जो चीज भी भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हैं आप। जो भीतर से नहीं आती बाहर की, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। आप कोई भी भाषा सीख लेते हैं वो ऊपर का काम है, भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चल जाता है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आपको जो शिक्षा देते हैं मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेन कर देते हैं। वो कठिनाई तब शुरू होती है जब आप जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं, तभी इसी ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हैं, बस वहीं अड़चन हो जाती है। खूप जबरदस्त. ओके. मला असं वाटतं की हा पॉईंट समजणं एवढं महत्त्वाचं आहे. आपण वरवर ह्या सगळ्या ज्या बाहेरना गोष्टी ज्या मानवनिर्मित आहेत त्या आपण शिकतो, त्या आपण एम्बाईब करू शकतो. एखादा मुंबईत जन्माला आलेल्या मुलाला तुम्ही जन्माला आलेल्या दिवसाला उचलून घेऊन जा आणि अमेरिकेत ठेवा आणि त्या घरात 12 भाषा बोलणारे वेगवेगळे लोक तिकडे ठेवा. 3 वर्षामध्ये तो सगळ्या 12 भाषा मास्टर करू शकतो, कारण त्या वातावरणातनं त्याला त्या गोष्टी मिळत जातात. त्यामुळे आपला ज्या बाहेर नाही त्या गोष्टींवर कंट्रोलच नाही आहे. गणित खूप सुंदर सांगितलं. 2 आणि
4 आहे. आणि जेव्हा तुमचा की ह्या सगळ्या गोष्टी एकदम इझी आहेत, पण ज्या तुमच्या आतमध्ये आहेत ऑलरेडी, म्हणजे त्यांनी अहंकाराबद्दल म्हटलं, क्रोधाबद्दल म्हटलं, कामवासनेबद्दल म्हटलं, ह्या गोष्टींना तुम्हाला बदलण्याला सगळ्यात जास्त त्रास होतो. ज्या तुम्ही बाहेर ना घेतल्यात ते बदलणं सोपं आहे, पण आतल्या गोष्टी बदलायला तुम्हाला प्रचंड त्रास होतो. बघूया पुढे काय म्हणतोय. सोचते हैं क्रोध न करूं, ये आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था. ये क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा है. गणित आदमी की ईजाद है, क्रोध अगर किसी की ईजाद है तो वो प्रकृति की, आदमी की नहीं. इसी से हम समझ का काम लाते हैं, तब अड़चन हो जाती है, काम नहीं होता है. अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है. प्रक्रिया का अर्थ यह हुआ कि आपको यह समझ भी कैसे मिली है, यह भी एक प्रशिक्षण है. आपको यह आपको एक 20-25 साल के प्रशिक्षण के द्वारा यह संभव हुआ है कि 2 और 2 4 होते हैं. मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अचानक अपने रास्तों पर देखा गया कि बहुत शानदार कपड़े पहने हुए, हाथ में हीरे की अंगूठी लगाई हुई. लोग चकित हुए, लोगों ने घेर लिया कि मुल्ला क्या हुआ. उसने कहा कि लॉटरी हाथ लग गई. पर कैसे लगी. मुल्ला ने कहा कि 3 रात तक लगातार सपना देखा जिसमें मुझे 7 का आंकड़ा दिखाई पड़ता था. 3 रात. तो मैंने सोचा 7 या 28, मैंने नंबर लगा दिया. पर लोगों ने कहा अरे मुल्ला क्या कह रहा है, 7 या 28, 7 या 21 होते. मुल्ला ने कहा होते होंगे, लेकिन लॉटरी 28 पे मिली. इससे कोई लॉटरी मिल गई 28 पे. किती जबरदस्त गोष्ट आहे. आपण नेहमी लॉजिकल माइंडने ज्या गोष्टी करत असतो त्या वेगळ्या असतात, आणि अंतर्मन आपल्याला काहीतरी वेगळाच गायडन्स देत असतो. आणि तुम्ही जर तुमचं संपूर्ण आयुष्य मागे वळून बघितलं ना, तर तुम्हाला नेहमी लक्षात येईल की अंतर्मनाने कन्व्हेन्शनल थिंकिंगच्या बाहेर जाऊन जेव्हा पण तुम्हाला काहीतरी गायडन्स दिला आहे, त्यावेळी तुम्हाला जबरदस्त यश मिळालं आहे. पण दुर्दैवाने बरेच लोकांना त्या लॉजिकमध्ये एवढे अडकलेले असतात की ते अंतर्मन जे सांगतंय ते ऐकायलाच त्यांच्याकडे लक्ष नसतं. ओके, 7-28 करणारे लोक आहेत ना, त्या आयुष्यात खूप पुढे जातात. कधीतरी विचार करून बघा. लेट्स गो अहेड. 2-2 4 की भी ट्रेनिंग है. 2-2 4 ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भीतर से आ गई है, उसकी ट्रेनिंग है. सीखना पड़ता है, सीख के हल हो जाता है. अब ये जो अंतरस्थ मन है, इस तक समझ को पहुंचाने के लिए भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े. लाओत्से ने जब ये बातें कही हैं तब आदमी बहुत सरल था, और बहुत से फर्क पड़ गए हैं जो मैं आपको ख्याल दिला दूं जिससे अड़चन. लाओत्से ने जब ये बातें कही हैं, आदमी बहुत सरल था. उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी कोई बौद्धिक परत नहीं थी. लाओत्से बोल रहा था गांव के ग्रामीण जनों से. वे सीधे साधे लोग थे, उनके पास कोई बौद्धिक खजाना नहीं था. प्रकृति के सीधे करीब थे, निर्दोष थे. लाओत्से उनसे बोल रहा था. लाओत्से अगर आपसे बोले तो सबसे पहला सवाल यही होगा जो विजय ने पूछा, यही सवाल होगा. समझ में तुम्हारे आपकी बात आ गई. लाओत्से जिनसे बोल रहा था वो ये सवाल कभी नहीं उठाए. लाओत्से और च्वांग-त्से के हजारों संस्मरणों में ये सवाल एक आदमी ने नहीं उठाया है कि हमारी समझ में तो आ गया लेकिन जिंदगी नहीं बदलती. हां, ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है कि हमारी समझ में नहीं आता, समझाएं. फर्क समझ रहे हैं. वो ये सवाल उठाते हैं बहुत लोग कि हमारी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दें. तो लाओत्से फिर से समझाएगा. एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी रोज सुबह आया, 21 दिन तक आया, और रोज सुबह आके वो कहता कि लाओत्से से कि तुमने जो कहा था वो मैं भूल गया, तुमने जो कल कहा था फिर से समझा दो. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन. फिर लाओत्से के एक शिष्य मातसु को हैरानी हुई. उसने उस आदमी को जब 5वें दिन फिर आते देखा तो उसने उसको झोंपड़े के बाहर रोका और कहा कि क्या मामला है. उसने कहा वो मैं भूल गया, वो जो कल समझाया था तो मैं फिर समझने आया. तो उसने कहा तू भाग जा, तू भीतर मत जा, क्योंकि एक पागल तू है और दूसरा पागल हमारे पास लाओत्से है. तू अगर जिंदगी भर भी आता रहा तो वो समझाता रहेगा. 5 दिन 4 दिन से मैं भी देख रहा हूं.
कि तू वही का वो सवाल ले आता है, वो वही का वो सवाल समझाने बैठ जाता है। जब ये बात ही चल रही थी मात्सू के साथ, तभी लाओस से बाहर आ गया। उसने कहा, आ गया भाई, अंदर आ जा। भूल गया? फिर से सुन ले। वो 21 दिन रोज आ रहा है, 22वें दिन नहीं आया तो कहानी कहती कि लाओस से उसके घर पहुंच गया। कहा, क्या तबीयत खराब है? क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, समझ में आ गया। और कुछ? उसने कहा, मैं दूसरा आदमी हो गया। लेकिन फर्क आप समझ रहे हैं? अगर हम 21 दफा जाते लाओस से के घर पर तो हम समझने ना जाते, हम कहते समझ में तो पहले दिन ही आ गया। जिंदगी नहीं बदली। वो आदमी ये कहते नहीं कि जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि वो आदमी ये कहता है कि आप कहते हो समझ में आ जाएगा तो जिंदगी बदली जाएगी। वो बात खत्म हो गई, अब समझ में ही आ जाए। क्या बात आहे, खूपच जबरदस्त. मी जेव्हा ही स्टोरी ऐकली, एवढा टच केला हिने मला की लावजू त्याला सांगतोय की तुला जेवढ्या वेळा विचारायचं तेवढा वेळा विचार, जोपर्यंत तुला समजत नाही तोपर्यंत मी सांगायला तयार आहे. कारण त्यावेळची माणसं होती ना, ती फार कॉम्प्लिकेटेड नव्हती. ओके. आणि मी जे ऑनलाईन स्वराज्यात बघतो ना, ते ऑनलाईन स्वराज्यात मला अशी बरीच लोकं दिसतात ना, ती फार कॉम्प्लिकेटेड नाही आहेत. ओके. त्यांचं ना स्वतःचं असं बॅगेज नाही आहे. बरेचसे पूर्वानुभव आणि पूर्वसमज ते घेऊन येत नाहीत. आणि जे सांगितलंय ते मनापासून इम्प्लिमेंट करायला लागतात ना, त्यांना सगळ्यात जास्त रिझल्ट ऑनलाईन स्वराज्यात येतात. कारण त्यांना माहिती आहे की जर मी जे सांगितलंय त्याच्यावर कृती केली, ते मला समजलं, तर ट्रान्सफॉर्मेशन होणारच आहे. ओके. आणि जर तुमच्या आयुष्यात ट्रान्सफॉर्मेशन होत नाहीये ना, जे आले ते ऐकल्यानंतर, तर मला वाटतं कुठेतरी स्वतःला तुम्हाला सांगायची गरज आहे की मला अजून ते कळलेलं नाही आहे व्यवस्थित, ते मला समजून घेण्याचं गरज आहे. आणि तुम्ही बघत असाल तर अशा कितीतरी गोष्टी आहेत ना, त्या आपण ऑनलाईन स्वराज्यात परत 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 बोलत असतो. सगळ्या गोष्टी परत परत करत असतो. आपण मॉर्निंग रिच्युअल आज साधारणतः 550 दिवस घेतोय. कारण तुम्हाला कुठेतरी अनुभूती लेवलला असं वाटतंय की ते इंटेलेक्च्युअल लेवलला तुम्हाला असं वाटतंय की ते कळलंय तुम्हाला. पण स्वतःच्या अनुभवावर, अनुभूती लेवलला तुम्हाला ती गोष्ट जेव्हा कळेल ना, तेव्हा ती गोष्ट तुम्ही कधीच सोडणार नाही. आपल्याकडे असे कितीतरी लोक आहेत जे रोज ग्रॅटिट्यूड दिवसातनं 8 ते 10 वेळा करतात. आणि आता मला ते रेग्युलर मेसेज येतात की आम्हाला कळलं ग्रॅटिट्यूडनी काय होतंय ते. आमचा ग्रॅटिट्यूड अलार्म आता कधीच चुकणार नाही, आम्ही तो रेग्युलरली करणार. जे लोक सिन्सिअरली सकाळी गोल व्हिज्युअलाइज करतात आणि त्यांची गोल पूर्ण व्हायला लागलेत ना, त्यांनी अनुभवाच्या लेवलवर ते त्यांना कळलेलं आहे की यस, ह्या गोष्टी काम करतात. बऱ्याच लोक ते फक्त मॉर्निंग रिच्युअलच आहे, ती प्रथा म्हणूनच करतात. ते एखादं व्रतवैकल्य करावं तसंच करतात. आणि ते ज्या अनुभूती लेवलला ते पोचायला पाहिजे ना, कदाचित तिथे पोचलेलं नाही. आणि म्हणून लोकांना त्याचे रिझल्ट येत नाहीत. सो माझे 2 सगळ्यात महत्त्वाचे मेसेज इथे तुम्हाला: बॅगेजेस सोडून या. हे आम्ही आधी केलेलं आहे, हे आम्हाला माहिती आहे. तिकडनं पुढे या, स्वतःच्या अनुभवाच्या लेवलवर त्याला टेस्ट करा. मी तुम्हाला सांगतो तुमचं आयुष्य बदलेल. लेट्स गो अहेड. बुद्ध जब भी बोलते थे, तो अभी जब बुद्ध के ग्रंथों को संपादित किया गया है तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बुद्ध एक एक पंक्ति को 3 बार से कम दोहराते नहीं थे. 3 बार कहेंगे. 3 बार छापो तो नाहक 3 गुनी किताब हो जाती और पढ़ने वाले को भी कठिनाई होती. तो राहुल सांकृत्यायन ने जब पहली दफा हिंदी में विनय पिटक का पूरा संग्रह किया, तो हर पंक्ति के बाद निशान लगाए उन्होंने. निशान बाहर सूची बना दी, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही डिट्टो. पूरी किताब निशान से भरी हुई है. क्या बात क्या थी? बुद्ध क्यों इतना दोहरा रहे हैं? अगर समझाना हो तो तर्क देना पड़ता है, और अगर भीतर तक पहुंचाना हो तो उस पुराने जमाने में लोग इतने सरल थे कि उसे केवल बार बार दोहराने से वो मंत्र बन जाता, वो सजेस्टिबल हो जाता और भीतर प्रवेश कर जाता. सिर्फ बार बार दोहराना काफी था.
जितनी बार दोहराया जाए उतना भीतर प्रवेश करने लगता है। लेकिन बुद्धि तो एक ही दफे में समझ जाती है, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर दोबारा दोहराओ तो आदमी कहेगा आप क्यों हमारा समय जाया कर रहे हैं। समझ गए, अब दूसरी बात करिए। हे देखील मी खूप अनुभवलेलं आहे। बरीच लोक आपल्याकडे येतात आणि आपण जे बोलतोय ते त्यांना कळलं असं त्यांना वाटतं आणि 1 महिना 1.5 महिन्यामध्ये त्यांना असं वाटतं अरे हे तर सगळं आपल्याला माहिती आहे, ऑनलाईन स्वराज्यात मला काही वेगळं मिळेल असं मला वाटत नाही आणि मग ते इकडनं निघून जातात। पण तुमच्यासारखी काही लोक असतात जी चिकटून राहतात, जे सातत्याने त्याच्यावर काम करत राहतात, कारण रिझल्ट पाहिजे तसे मिळत नाही ना तोपर्यंत स्वतःला सांगा की अजून मला ते कळलेलं नाही आहे। ओके, ते कळेल तेव्हा तुमचं ट्रान्सफॉर्मेशन होणार आणि तुम्हाला पाहिजे तसे डेफिनेटली रिझल्ट मिळणार। तुम्ही एक वेगळं व्यक्तिमत्व बनणार, हे नक्की आहे। आज भी जो लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं वो सिवाय दोहराने के और कुछ नहीं करते। जैसे कि अभी पेरिस में कुछ वर्षों पहले एमाइल कुए नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था जिसने लाखों लोगों को ठीक किया, पर वो एक ही बात दोहराता था कि तुम बीमार नहीं हो। और वो घंटे भर लिटाए है उस आदमी को दोहरा रहा है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। वो आदमी कह सकता है कि समझ गए एक दफा, अब इसको बार बार कहने का क्या प्रयोजन। पर इमाइल कुए कहता है कि तुमसे मुझे मतलब नहीं है, तुम तो समझ गए, तुम तो पहले ही समझ रहे हो। तुम्हारे जो भीतर गहरे और गहरे में वहां तक वो दोहराया चला जाएगा। थोड़ी देर में ये ऊपर की जो बुद्धि है, जो ये ऊपर की बुद्धि है नए में रस लेती, पुराने में रस नहीं लेती। ये थोड़ी देर में कहेगी कि ठीक है सुन लिया सुन लिया सुन लिया, ये सो जाएगी। हिप्नोसिस का कुल इतनी मतलब है, ये सो जाएगी। ये ऊपर की जो बुद्धि है ऊब जाएगी, ये परेशान हो जाएगी कि क्या कहे चले जा रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो। ये थोड़ी देर में सो जाएगी, लेकिन कुएं कहता चला जाएगा। और जब ये सो जाएगी तो इसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। थोड़ी देर में वो भी ऊब जाएगी, वो भी सो जाएगी, तो उसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। और ये कुएं दोहराया चला जाएगा। ये तब तक दोहराया चला जाएगा जब तक आपके भीतरी केंद्र तक ये खबर न पहुंचा दे कि तुम बीमार नहीं हो। और अगर ये भीतरी केंद्र तक खबर पहुंच जाए, वो केंद्र अगर मान ले कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमारी समाप्त हो गई। अब इसके लिए मंत्रों का, ध्यान का, तंत्र का न मालूम कितना कितना आयोजन करना पड़ा, बाद में करना पड़ा जबकि लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। लाओसे के वक्त में कोई जरूरत ना थी। किती जबरदस्त। येस, मला असं वाटतं की आपण जी रोज ॲफर्मेशन्स वाचतो, मी अत्यंत आनंदी आणि आभारी आहे की, आणि ज्या बाकीच्या गोष्टी आपण तिकडे करत राहतो ना त्या एवढ्या महत्त्वाच्या आहेत। म्हणजे मी 2010 मध्ये लिहिलेलं माझं ॲफर्मेशन आहे की मी रोज सकाळी 3:33 उठतो आणि मेडिटेशन करतो, माझा फोकसवर करतो। कित्येक वर्ष ते मी स्वतःशी बोलतोय आणि आत्ता गेले 2 ते 2.5 महिने मी बघतोय की सातत्याने मी सकाळी 3:45ला उठायला लागलोय। अजून 3:33ला पोचलेलं नाही, 3:40 3:43 पर्यंत माझी गाडी आली आहे। पण मला वाटतं माझ्या अंतर्मनाचे कितीतरी लेअर क्रॉस करून तो मेसेज जिथे पोचायचा होता तिथे पोचलाय। मी कधीही झोपू दे, किती वाजता झोपू दे, आता माझ्या अंतर्मनाला माहिती आहे की मला किती वाजता उठायचं आहे आणि काय करायचं आहे। ओके, आणि त्यामुळे तुम्ही विश्वास ठेवा या गोष्टीवर आणि याच्यावर सातत्याने काम करत राहा। तुमची जी काही ॲफर्मेशन्स आहेत ना त्यांना एनर्जी देत राहा। मी तुम्हाला सांगतो जबरदस्त आयुष्य तुमचं बदलणार आहे, नो डाऊट अबाउट इट। ओके, अमृताचं एक ॲफर्मेशन आहे, ओके, आय लव्ह टेक्नॉलॉजी, टेक्नॉलॉजी लव्ज मी। हे दिवसातनं कमीत कमी 3 ते 4 वेळा तुम्ही म्हणा। तुम्हाला जर असं वाटत असेल ना की तुम्ही अजून टेक्नॉलॉजी मास्टर केलेली नाही, मी सांगतो तुम्हाला जेव्हा तुमचं अंतर्मन ऐकेल ना त्या डिरेक्शनमध्ये ऑटोमॅटिकली ते काम करायला लागेल। इट्स व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल। लेट्स गो अहेड। लाओसे के वक्त तक कोई जरूरत ना थी। लोग सरल थे और उनके अंतरस्थ मन का द्वार इतना खुला था और बुद्धि का कोई पहरेदार न था कि कोई भी बात लाओसे जैसा आदमी कहता तो भीतर प्रवेश कर जाती। इस सब का इंतजाम था। लाओसे के पास जाता ही कोई तब था जब वो श्रद्धा करने को राजी हो। लाओसे के पास अगर कोई जाता हो तर्क करने को उत्सुक होता तो लाओसे कहता कि अभी तू फलां गुरु के पास जा, थोड़े दिन वहां रहे। अभी मैं एक सूफी फकीर का जीवन पढ़ता था। अजनबी एक सूफी फकीर था। गांव का एक बहुत बड़ा पंडित, एक बड़ा व्याकरण का ज्ञाता अजनबी को सुनने आया तो उसने देखा कि वो
व्याकरण वगैरह जानता नहीं, ठीक से भाषा उसे आती नहीं। तो उस पंडित ने कहा कि पहले तो लोगों को जिनको आप समझा रहे हैं ठीक से भाषा समझाइए, व्याकरण समझाइए, प्रारंभ से ही प्रारंभ करिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन ना भाषा का ठिकाना ना व्याकरण का। तो सूफी फकीर ने कहा कि तू रुक जा यहां। उस फकीर के चमत्कारों की बड़ी कथाएं थी। वो पंडित रुक गया। सूफी ने उससे कहा कि बाहर झोपड़े के जो कुत्ते और बिल्लियां सांझ को इकट्ठे होते हैं, तू उनको व्याकरण सिखाना शुरू कर दे। उसे लगा तो कि ये पागलपन की बात है, लेकिन ये फकीर कह रहा और ये चमत्कारी है, शायद कोई राज होगा, शायद ये कुत्ते और बिल्लियां साधारण न हो, कुछ खूबी के हो, या फिर इसका कोई मतलब होगा, शायद इन्हें सिखाते सिखाते मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। बात तो कुछ होगी ही, रहस्य इसमें कुछ होगा ही। उसने बेचारे ने सिखाना शुरू कर दिया। सरल से सरल पाठ सिखाता था, लेकिन कुत्ते बिल्ली थे कि नहीं सीखते। 6 महीने बीत गए, वो भी थक गया। फकीर कई बार पूछा कि कोई प्रगति, कोई हो रहा है? कोई प्रारंभ से प्रारंभ किया है ना? कोई प्रारंभ से प्रारंभ किया, इससे और आगे प्रारंभ भी नहीं होता। कोई कुछ भी सिखा पाए? उन्होंने कहा कोई एक कदम ही नहीं उठ रहा आगे। तो उस फकीर ने कहा क्या कठिनाई क्या है? उस पंडित ने कहा वो भाषा ही नहीं जानते, बोलने नहीं जानते। बोलना जानते हो तो मैं व्याकरण भी सिखा दूं। वो फकीर कहने लगा कि मैं जिस दुनिया की बातें कर रहा हूं, तुझे उस दुनिया की ना भाषा का पता है और ना व्याकरण का पता है। क्या बात आहे. मला वाटतं अख्ख्या व्हिडिओतला सगळ्यात महत्त्वाचा मेसेज हा. बऱ्याच वेळेला ना आपण आपलीच एक वेगळी भाषा घेऊन ना गोष्टी समजण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण मला असं वाटतं की ऑनलाईन स्वराज्यात ज्यांना रिझल्ट येतात ना, त्यांना ह्या 3-4 भाषा खूप जबरदस्त कळतात. पहिली म्हणजे कृतज्ञतेची भाषा. ती आपण शिकवू नाही शकत, ती अनुभवायलाच लागते. दुसरी समर्पणाची भाषा. त्याच्यात तुम्हाला डोकं लावायचंच नाही. समोर तुम्हाला कोणत्या व्याख्या येत आहेत, भाषा येत आहेत, कॉन्सेप्ट्स येत आहेत, टर्मिनॉलॉजी येतात, अजिबात विचार करू नका त्याचा. त्याच्याशी काहीही संबंध नाही आहे. तुम्ही फक्त आणि फक्त त्याच्यात समर्पण करा. जे सांगितले ते करायला सुरुवात करा आणि मग तुम्हाला दिसतं कसे रिझल्ट येतात ते बघा. आणि तिसरं प्रेमाची भाषा. तुम्ही ज्यांच्यासाठी काम करताय ना, त्याच्यासाठी स्वतःचा विचार न करता, जसं आई एखाद्या मुलाला संपूर्ण प्रेमाने देते ना, तसं देण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला असे रिझल्ट येतील ना, त्याची तुम्ही कल्पना पण केलेली नाही आहे. ओके, इट्स व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल. त्यामुळे नको त्या व्याकरणामध्ये, नको त्या लिंगोजमध्ये, तुमच्या पूर्वानुभवामध्ये अडकू नका. या कॉन्सेप्टला सरेंडर करा. बघा तुम्हाला किती जबरदस्त रिझल्ट्स येतील. लेट्स गो अहेड. तुझे उसका पता हो तो मैं भी शुरू कर सकता हूं, तेरे साथ भी शुरू कर सकता हूं. पुराने युगों में यह नियमित व्यवस्था थी कि गुरु अगर देखता कि कोई तर्क करने आ गया तो उसे उस जगह भेज देता जहां तर्क ही चलता था, ताकि वो तर्क से थक जाए, परेशान हो जाए, इतना ऊब जाए कि एक दिन आके वो कहे कि तर्क बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं, अब कोई ऐसी बात कहें जिससे कुछ हो जाए. तब लाओस से जैसे आदमी बोलते हैं. एक सूफी फकीर के बाबत उसके 2 फकीर सामने रहते हैं. एक फकीर का शिष्य है, वो अपने गुरु को आके कहता है कि सामने वाला जो सूफी है ये आपके बाबत बहुत गलत सलत बातें प्रचारित करता है, ये कुछ गंदी गंदी बातें भी आपके संबंध में करता है, अफवाहें उड़ाता है. आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देते, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उस फकीर ने कहा तू ऐसा कर, तू उसी से जाके पूछ कि राज क्या है, और ऐसे जल्दी मत पूछना, क्योंकि कीमती बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती. और राहगीर चलते आके कुछ पूछ लें तो उनको उत्तर जो दिए जाते हैं वो रास्ते की ही कीमत के होते हैं. तो उसने कहा मैं क्या करूं? कहा कि साल भर उसकी सेवा कर, निकट पहुंच, और जब आंतरिकता बन जाए तब किसी दिन क्षण का ख्याल रख के, समय का बोध रख के, अवसर खोज के उससे पूछना. तो साल भर उसने सेवा की, बहुत निकटस्थ हो गया, आत्मीय हो गया. एक दिन पैर दाब रहा था रात, तब उसने अपने गुरु को पूछा क्या आप गालियां देते हैं, सामने वाले गुरु के खिलाफ सब कुछ कहते हैं, इसका राज क्या है? तो उसने कहा तू पूछता है, किसी को बताना मत, मैं उसका शिष्य हूं.
और राज बताने की मनाही है, तू जाके उसी से पूछ ले। पर ये बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती, राह चलतों को नहीं बताई जाती। जरा निकट हो जाना। उसने कहा अच्छी मुसीबत में पड़े, हम तुम्हें दुश्मन समझ के साल भर मेहनत किए, तुम शिष्य निकले, उसके ही शिष्य हो, वहीं वापस जाना पड़ेगा। क्षण स्नान कराते वक्त कोई नहीं था, गुरु को स्नान करा रहा था। पूछा कि आज मुझे बता दें ये राज क्या है। तो उसके गुरु ने कहा कि वो मेरा ही शिष्य है और उसे वहां इसलिए रख छोड़ा है कि वो मेरे संबंध में गलत बातें उड़ाता रहे। जिनको उन गलत बातों पर भरोसा आ जाए वो ताकि मेरे पास ना आ सकें, वो गलत लोग हैं, उनके साथ मेरा समय नष्ट ना हो। मेरा समय कीमती है, मैं उन्हीं पर खर्च करना चाहता हूं जो सत्य की तलाश में आए, और जो अफवाहों से लौट सकते हैं उनकी कोई तलाश नहीं है। वो आदमी अपना है और उसने इतनी सेवा की है मेरी इन 20 वर्षों में जिसका हिसाब नहीं। सैकड़ों फिजूल के लोगों से उसने मुझे बचाया है। ये नियमित व्यवस्था थी। और जब कोई श्रद्धा से भर जाए, श्रद्धा से भरने का अर्थ है जब कोई हृदय को सीधा खोलने को तैयार है। अभी साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, वो इतना ही कर रहे हैं। एक मरीज पे 3 साल तक साइको एनालिसिस चलती, कोच पे लिटाया है मरीज को, घंटों हजारों घंटों उससे चर्चा होती। मरीज कहता जाता है, चिकित्सक सुनता जाता है। किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि कहते 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 मरीज बुद्धि की ऊपरी बातें थोड़े दिन में चुक जाएंगी, तब वो भीतर की बातें कहना शुरू कर देता। फिर वो भी चुक जाती हैं तो और आंतरिक बातें कहने लगता, ओपनिंग हो जाती। वर्ष भर निरंतर चिकित्सक के पास कहते 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 वो आंतरिक चीजों को बाहर निकालने लगता है। और जब चिकित्सक देखता है कि अब वो चीजें बाहर निकलने लगी जो बहुत गहरी हैं, तब वक्त आया, ये आदमी सजेस्टिबल हुआ, इसको अब कोई सुझाव डाला जा सकता है। अब इसके भीतर का दरवाजा खुल गया। खूपच जबरदस्त. ओके, सो तुम्ही जेव्हा त्या प्रेमाने, त्या समर्पणाने, त्या भावनेने जाता आणि तो प्रवास चालू ठेवता, त्यावेळेला अचानक एक 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 पडदा बाजूला जायला लागतो. गुरु पण ओपन अप व्हायला लागतो, शिष्य पण ओपन अप व्हायला लागतो. आणि मग एक स्टेज अशी येते जिथे गुरुच्या पण लक्षात येतं की आता ह्याच्या आतमध्ये आपण अशा काही गोष्टी टाकू शकतो ज्या ह्याला कळतील आता, आणि त्याचा उपयोग करून सोनं करून हा पुढे जाईल. ओके, आणि आधीचा जो पॉईंट आहे त्याच्यावर माझं बोलणं राहिलं. लकीली आपल्या आजूबाजूला असे बरेच लोक तयार होतात ना, जे आपल्याला कित्येक नको त्या लोकांपासून वाचवतात. ओके, आणि ते तुमच्या आजूबाजूला असणं खूप गरजेचं आहे. आणि आय एम सो ब्लेस्ड, माझ्या आजूबाजूला असे बरेच लोक आहेत जे मला ह्या सगळ्यापासून वाचवतात. ओके, सो वंडरफुल, लेट्स गो अहेड. अब इसके भीतर कोई बीज डाल दिया जाए तो वृक्ष बन जाएगा। समझ का अर्थ है आपके भीतरी तल तक पहुंच जाए कोई बात, लेकिन तर्क कभी ना पहुंचने देगा। और हम तर्क से ही समझना चाहते हैं, और तर्क ही उपद्रव है, वही पहरेदार है। वो कहता है पहले मुझे समझाओ, अगर मुझे समझाओ तो मैं मालिक से मिला दूं, और अगर मुझे नहीं समझा पाते तो मैं मालिक से क्या मिलाऊं। और फिर कठिनाई है कि जब वो समझ जाता है तो वो समझता है समझ गए, मालिक हो गए। फिर वो देखता है समझ तो हो गई लेकिन कुछ हल नहीं होता, क्योंकि कोई जिसको हम बुद्धि कहते हैं उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। जिसको हम कहें कोई भी फोर्स टू एक्ट बुद्धि के पास नहीं है। और फोर्स टू एक्ट जो है, शक्ति काम करने की, वो बुद्धि के पीछे किसी और छिपे तल में। इसलिए ये व्यवधान पड़ता है। तो अगर उस तक पहुंचना है तो फिर अगर नहीं पहुंचता सीधा, किसी को पहुंच जाता हो तब तो कोई सवाल नहीं, अगर नहीं पहुंचता सीधा
तो पहले इस बुद्धि के पहरे को तोड़ने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, कुछ ध्यान करना पड़े, इस बुद्धि के पहरे को तोड़ना पड़े, और ध्यान की कोई ऐसी प्रक्रिया उपयोग में लानी पड़े जो आपको निर्बुद्धि बना दे, इर्रेशनल बना दे। जैसे मैं जो ध्यान का प्रयोग करता हूं वो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो बुद्धिमान उसको देख के भाग जाएगा, वो कहेगा ये क्या हो रहा है कि लोग नाच रहे, चिल्ला रहे, कूद रहे, पागल। लेकिन जो आदमी नाच रहा है, कूद रहा है, वो बुद्धि के तल से नीचे उतर गया, क्योंकि बुद्धि तो सेंसस का काम करती है। वो कहती है क्यों हंस रहे हो, अभी कोई हंसने की बात ही नहीं, पहले हंसने की बात तो होने दो फिर हंसना। कहते क्यों रो रहे हो, अभी कोई रोने की बात ही नहीं, क्यों कूद रहे हो, वो जमीन में आंच लगी है, आग लगी है कि तुम कूद रहे हो, ये क्यों घूंसे तान रहे हो हवा में, पहले किसी को गाली देने दो फिर घूंसा उठाना। बुद्धि पूरे समय ये कह रही है कि जो तुम कर रहे हो वो तर्कयुक्त हो, लेकिन जिंदगी में कभी भी कुछ तर्कयुक्त किया है? जब किसी से प्रेम हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी, और जब किसी से क्रोध हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी, और जब किसी को मारने का मन हो जाएगा या मरने का मन हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी। तो जिंदगी की जहां असली जरूरतें हैं वहां तो बुद्धि होगी नहीं, और उन गहरे बिंदुओं तक आप कभी उतर ना पाएंगे बुद्धि की बात मान के चलेंगे तो। ध्यान के सब प्रयोग आपकी बुद्धि की परत को तोड़ने के प्रयोग हैं। वो आपकी एक दफा परत टूट जाए तो आप एकदम सरल हो जाते हैं, और जब आप सरल हो जाते हैं तो आपके पास एक अंतर्दृष्टि होती है जहां से चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं। तब यह सवाल कभी नहीं उठता कि मेरी समझ में आ गया और क्रांति नहीं हुई। समझ में आ जाना ही क्रांति है। क्या बात आहे, समज में आ जाना ही क्रांती आहे. आणि किती मस्त गोष्ट आपल्याला सांगितली ना, की नको तिथे आयुष्यात आपण प्रत्येक ठिकाणी लॉजिक लावत असतो, समजत असतो, ते कळलं तरच, ते झालं तरच. ओके. आणि जर ओशोंचं तुम्ही मेडिटेशनमध्ये घ्यायच्या आधीची प्रोसेस बघितलीत ना, तर ते कितीतरी उड्या मारायला लावतात, ओरडायला लावतात, हवेमध्ये हात उडवायला लावतात. आणि ज्या माणसाला म्हणजे एखादा मोठा IAS ऑफिसर किंवा पोलीस ऑफिसर तिकडे गेला ना, तर तो सगळ्यांना वेड्यात काढतो, म्हणतात हे काय वेडे झालेत काय, हे काय चाललंय यांचं, ह्या सगळ्या गोष्टी करतात. पण ओशो तेच म्हणतात की मी पहिला तुम्हाला बुद्धीच्या इथे चॅलेंज करतोय, की तुमच्या बुद्धीला चॅलेंज करतो, तू बाजूला हो, तू मध्ये येऊ नको. ओके. हा माणूस जेव्हा मी सांगतोय त्याला सरेंडर करेल ना, तेव्हा मी त्याच्या आतमध्ये पोचू शकेन आणि त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन आणू शकेल. आणि किती सुंदर त्याने सांगितलं, प्रेम करता तेव्हा लॉजिक वापरता का, राग येतो तेव्हा लॉजिक वापरता का, त्यावेळेला तुमचं सगळं लॉजिक बाजूला असतं, तुम्ही कम्प्लिटली त्या फ्लोमध्ये असता आणि त्या गोष्टींना तुम्ही विचारायलाच जात नाही कुठल्या गोष्टीला. आणि म्हणून आपण मेडिटेशन करणं खूप गरजेचं. जेव्हा तुम्ही ध्यान करता तेव्हा या बुद्धीला थोडासा तुम्ही गुंगारा देता आणि आतल्या लेअरमध्ये उतरायला सुरुवात करता. आणि मग खरंच ज्या लेवलला ट्रान्सफॉर्मेशन पाहिजे ना, तिकडे ते नॉलेज पोचलं की परिवर्तन होणारच आहे, ट्रान्सफॉर्मेशन होणारच आहे. त्यासाठी आपल्याला वेळ द्यायला पाहिजे आणि ही सतत साधना आपल्याला करायला पाहिजे. त्या माइंडफुलनेसमध्ये आपल्याला जायला पाहिजे आणि स्वतःच्या अंतर्मनात उतरायला पाहिजे. लेट्स गो अहेड. To know is to be transformed. Knowledge is transformation. ये सवाल फिर नहीं उठता, लेकिन ये उठता है. और मैं ये नहीं कहता कि गलत उठता है. हम जैसे हैं आज, उसमें ये सवाल उठेगा. हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं. जिस हिस्से से समझते हैं उसका कोई संबंध नहीं, उस हिस्से से जिससे करते हैं. करने का हिस्सा अलग, समझने का हिस्सा अलग. घर डिवाइडेड है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है. जिसके हाथ में ताकत है करने की, वो समझने नहीं आता. जिसके हाथ में करने की कोई ताकत नहीं है, वो समझने आता है. इन दोनों के बीच कभी कोई मेल नहीं होता. अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक ही उपाय है कि आप इस समझने की जो परत है, इसको तोड़ के थोड़ा ना समझी की दुनिया में उतरे और थोड़ा ना समझ होके देखें. तो आपके इन दोनों विभाजनों के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरेगी और आप दोनों में आना जाना आपका शुरू हो जाएगा. और तब आप इंटीग्रेटेड होंगे, इकट्ठे होंगे, एक होंगे. और वो जो एक आदमी है, वो जो भी समझ लेता है वही उसकी जिंदगी में फलित हो जाता है. हम दो हैं. और इसलिए हमारा जो सवाल है वो जिंदगी तक उलझता चला जाता है. और हर जिंदगी के बाद ज्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि विभाजन बढ़ता ही चला जाता है. इस विभाजन को कहीं से तोड़ें. पिछले आबू के शिविर में एक मित्र, पढ़े लिखे, बड़े सरकारी एक पद पर,
वो देखने आए थे। 2 दिन तो वो देख रहे थे। मुझसे आके कहा कि ये तो मैं न कर पाऊंगा, ये जो लोग कर रहे हैं ये मैं न कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये आप कैसे कहते हैं कि ना कर पाएंगे? करके देख के कह रहे हैं, बिना करे कह रहे हैं, या सिर्फ इस भय से कह रहे हैं कि भीतर डर है कि हो तो ये भी मुझसे जाएगा? किस वजह से कह रहे हैं? वो कुछ थोड़े डरे। पत्नी उनके साथ थी, उसकी तरफ देखा। मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे सामने शायद वो अपनी बुद्धिमानी न छोड़ पाए, तुम हटो। वो कहने लगे डर से ही कह रहा हूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कूद पड़ूं तो बहुत उपद्रव मचाऊंगा। फिर मैंने कहा उसे मचाओ, एक दफा उसे मचा के देखो, तुम अपने नई ही सूरत से परिचित होगे। वही तुम्हारी असली सूरत है। वक्त बेवक्त पर वो निकल के बाहर आ जाती, लेकिन तब तुम उसके मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि क्षण भर को आती फिर छिप जाती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्रोध जो है वो टेम्पररी मैडनेस है। टेम्पररी है तो मैडनेस पूरी टेम्पररी है, थोड़ी देर रहती इसलिए आपको पता नहीं चलता, फिर निकल गई। परमानेंट हो जाए आप पागल हो गए, लेकिन जो टेम्पररी वो कभी भी परमानेंट हो सकता है। मैंने उनसे कहा आप करें, उन्होंने कहा हिम्मत जुटाऊं, कोशिश करूं। मैंने कहा कोशिश हिम्मत की बात नहीं है, आप तो आंख पे पट्टी बांध के वो खड़े हो जाएं, और जब आने लगे तब भूल जाएं कि आप बड़े अधिकारी हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। तीसरे दिन वो कूद रहे थे, वो दूसरा ही व्यक्तित्व था। लौट कर उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना हल्का हो गया हूं कि उड़ जाऊं, इतना हल्का हो गया हूं, भीतर से न मालूम कितनी बीमारी बाहर निकल गई है, और अब मैं आपकी बात ज्यादा ठीक से समझ सकूंगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो हमारे दिमाग पर जो बैठा हुआ एक पहरा है तथाकथित समझदारी का, उसे तोड़ना पड़े तो आपके भीतर वो समझ आ सकेगी। तो पहले ये तथाकथित समझ को तोड़ने के लिए कुछ करें। खूपच जबरदस्त, खूपच जबरदस्त. आणि खरंच ना किती खोटे चेहरे लावून आपण फिरत असतो आणि आपल्या आतमध्ये काय असतं ते आपल्यालाच माहिती असतं, पण ते जगापासून आपण एवढा वाचवून ठेवतो, त्याला अजिबात लोकांच्या समोर आणत नाही. पण जेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर ते व्यक्त करायला लागतं, तुमच्या आतमध्ये ॲक्च्युली काय आहे ते बाहेर यायला लागतं ना, तेव्हा तुम्हाला खूप हलकं वाटतं. तेव्हा तुम्ही स्वतःच्या आतमधला जो तुमचा इनर चाइल्ड आहे, इनर एक्सपेक्टेशन्स आहेत, ओके, इनर पर्पज आहे, त्याच्याशी जसा तुम्ही कनेक्ट व्हायला लागता ना, आयुष्य खूप वेगळ्या डिरेक्शनमध्ये जायला लागतं. आणि त्यासाठी हे बुद्धीचे पहारे जे आहेत ते आपल्याला तोडायला लागतील. त्यासाठी आपल्याला हा स्पिरिच्युअल संडे रेग्युलरली करायला लागेल. आपलं मेडिटेशन दिवसातनं 2-3 वेळा सातत्याने करायला लागेल. स्वतःशीच कनेक्ट व्हायला लागेल. तर पुढच्या इन्साइट्स आपल्याला मिळतील असं मला वाटतं. जुन्नैद नाम का सूफी फकीर था, उसके पास कोई साधक आता तो पहले उससे वो कोई पागलपन करवाता, कोई पागलपन करवाता। उससे कहता कि जाओ बाजार में सड़क पर खड़े हो जाओ और लोगों से कहो कि जो मुझे एक जूता मारेगा उसको मैं एक आशीर्वाद दूंगा, और जो जूता मुझे नहीं मारेगा संभल के जाए, एक अभिशाप। वो आदमी कहता अभी क्या कह रहे हैं? और वो कहता पहले तुम एक बस्ती का चक्कर लगाओ, फिर हमारी तुम्हारी बात हो सकेगी। तुमसे हमारा मामला नहीं चलेगा, तुम जरा 2-4-10 जूते खा के आओ, फिर इसको गिर जाने दो जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, फिर जरा हम भीतर तुम्हारी सीधी सीधी बात हो सकेगी। समझ की भीतरी गहराई के लिए कहता है लाओस से। वो ठीक कहता है कि डालो कांटा समझ का तो क्रांति की मछली पकड़ में आएगी, लेकिन आप अपने घर की बाल्टी में बैठे कांटा डाले, उसमें नहीं आएगी। आपको खुद ही पता है कि इस बाल्टी में कोई मछली ही नहीं। आप जिस बुद्धि में पकड़ने चल रहे हैं क्रांति को, वहां कोई क्रांति नहीं है। जिसको आप बुद्धि कहते हैं वो सबसे ज्यादा कन्फर्मिस्ट हिस्सा है, सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हिस्सा है आपके व्यक्तित्व का। वहां कुछ पकड़ में नहीं आएगा। उससे गहरे में जहां जीवन की धारा बहती है, जहां तरलता है, जहां चीजें जन्म लेती हैं, अराजकता है, जहां क्यास है अस्तित्व का, भीतर गहरे में, जहां हृदय में, जहां सारी ऊर्जा उठती, जहां से काम आता, क्रोध आता, प्रेम आता,
घृणा आती, दया करुणा आती, वहां ये गणित और भाषा जहां चलती है वहां से नहीं, ये भूगोल और इतिहास जहां पढ़ा जाता है वहां से नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जानकारी जहां से होती है वहां से नहीं, जहां से प्रेम पैदा होता है, जहां से घृणा पैदा होती, जहां जहां जीवन के मूल स्रोत बहते हैं, वहां जब कांटा डलता है समझ का, तो क्रांति की मछली पकड़ में आती है, उसके बिना नहीं आती। अब अगर कभी 1000 में कोई एक आध ऐसा सरल आदमी होता है तो तत्काल हो जाता है। आज तो वो हालत कम होती चली जाएगी। आज तो हमें कुछ उपाय, कुछ डिवाइस करनी पड़ेगी जिससे तोड़ें, पहले तोड़ें, फिर भीतर प्रवेश हो सकता है। और तब समझो क्रांति दो चीजों के नाम नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा सवाल पूछा है कि ओके, अमेझिंग. ओके, सो हे पेहरे आपल्याला तोडायचेच आहेत आणि ते तोडण्यासाठी आपल्याला ना सातत्याने त्या ध्यानात जाऊन आपल्या स्वतःला जेवढं जास्त आपण समजू शकू, जेवढं आपल्याला नक्की काय पाहिजे त्याच्या डिरेक्शनमध्ये जाऊ शकू ना, तर आपण एक रिअलिस्टिक वास्तववादी आयुष्य जगायला सुरुवात करू, असं ओशोंचा म्हणण्याचा प्रयत्न आहे की तुम्ही जेवढा तुम्हाला असं वाटत राहील सारखं सारखं की तुम्ही सांगताय ते मला कळतंय पण मला रिझल्ट येत नाही आहेत, मला वाटतं तिकडे ह्या गोष्टी आपल्याला परत परत त्याची आठवण करून द्यायची गरज आहे. आणि त्या ज्या दिवशी आपल्याला समजतील, आपण समर्पण करायला तयार होऊ, आपण संपूर्ण प्रेमाने त्या गोष्टीला अप्रोच करायला सुरुवात करू, कृतज्ञता मनापासून द्यायला सुरुवात करू. आणि इथे जास्त डीप जाण्यासाठी आपण दिवसातना 2, 3, 4, 5 वेळा जेव्हा जेव्हा शक्य आहे तेवढं ध्यान करू. मला वाटतं तेव्हा तो जो अंतर्मनात गाभाऱ्यात तुमचा मालक बसलाय ना, त्याच्यापर्यंत तुम्ही तुमचा संदेश पोचवू शकाल. आणि मग स्वतःच्या आयुष्यात, तुमच्या बिझनेसमध्ये, तुमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये, तुमच्या माइंडमध्ये टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणून तुमचं जे हायेस्ट पोटेन्शियल आहे तिथे तुम्ही पोहोचू शकाल असं मला वाटतं. थँक्यू सो मच.